Very good morning all of you and very welcome to my channel विजन फॉर सिविल्स। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे I2U2 के बारे में। देखते हैं I2U2 अलायंस क्या है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है जिसे हम I2U2 कहते हैं। ये एक आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अर्थात इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का इसको नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं I2U2 के क्या क्या विचारधारा है, किन किन से मिलकर बना है, इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो I2U2 बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके अंतर्गत इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, एरिया होते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी हुआ, समुद्री सुरक्षा हुई, इन सब को मिला जुलाकर एक सम्मेलन बनाया गया है I2U2। पहला आभासी शिखर सम्मेलन यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है ना, उससे उत्पन्न खाद्य संकट या ऊर्जा संकट जो उत्पन्न हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने के लिए ये I2U2 का गठन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या टारगेट है यहाँ पर? व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझे। अब हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ पृष्ठभूमि होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, I2U2 की जो पृष्ठभूमि है, वो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा, सितंबर 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए की मध्यस्थता में अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे आगे इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न अरब देशों के बीच सामान्य संबंधों में एक जो बहाली है, उसका मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कर दिया गया था। I2U2 का जो आरंभिक हुआ अक्टूबर 2021 में। अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हो जाता था। आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर इसको गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, इसके जो 4 भागीदार देश हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताओं, ज्ञान, अनुभव की अनूठी सारणी का दोहन करना, जिसके अंततः I2U2 जो है मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैप है। ठीक है, ये ईरान है, इराक, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, यूएई, ओमान, बहरीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि I2U2 के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, एक तो सुरक्षा हो ही सकता है। देखिए, कोई भी जब समझौता होता है या फिर कोई भी इस तरीके का समिट या कोई भी इस तरीके का क्वाड ग्रुप्स बनाया जाता है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य कहीं अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है तो एक तो सुरक्षा लिख सकते हैं। सुरक्षा किस टाइप की हो सकती है? सुरक्षा बहुत सारी तरीके की सुरक्षा हो सकती है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर और सीमाओं को लेकर। इस तरीके से इनका एक मुख्य क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें, भारत का इजराइल, अमेरिका और यूएई के साथ पहले ही एक सुदृढ़ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग स्थापित हो चुका है, फिर भी इसके जरिए उसको और मजबूत बनाने के लिए किया गया। दूसरा है प्रौद्योगिकी की क्या है, आजकल आप जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हर देश को पड़ रही है। अगर किसी भी देश को विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ना है तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी पे कितना वर्क करना है। तो एक यहाँ पर ये जो मेन मुद्दा है, एक मेन क्षेत्र है सहयोग का, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। प्रत्येक देश एक प्रौद्योगिकी केंद्र होने की स्थिति रखते हैं, जहाँ जैव प्रौद्योगिकी इनमें से प्रत्येक एक में प्रमुख क्षेत्र होगा। इजराइल को पहले से ही एक स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है। भारत भी स्वयं अपनी क्षमता में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के विकास की दिशा में कार्यरत है। आपने देखा होगा, भारत में भी कई तरीके के स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और सरकार भी इन स्टार्टअप्स को बहुत मदद कर रही है। यूएई भी इस बात को समझता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य केवल हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस पर आधारित नहीं होगा
और उसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कार्य करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इसीलिए यूएई के पास क्या है, यूएई के पास हम सोचते हैं कि तेल है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो पर वो कितने समय तक है। यूएई को भी अब लगता है कि उसे किसी और तरफ अपना ध्यान देना होगा ताकि उसकी जो प्रौद्योगिकी है उनका विकास हो सके, उसके देश का विकास हो सके, और कहीं ना कहीं उनके पास में जो खाद्य संकट इस तरीके की परिस्थितियां ना सामने उनके आए। इसीलिए उन्होंने इस तरीके का जो ग्रुप है उन पर हस्ताक्षर किए। इस वर्ष में एक परियोजना शुरू की गई जिसके तहत एक इजरायली कंपनी इकोपिया भारत के लिए रोबोटिक सोलर क्लिनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण करेगी। यह संयुक्त अरब अमीरात की एक परियोजना के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा, इसमें खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। यहाँ पर इनका ध्यान खाद्य सुरक्षा और हानिकारक संबंधी परिणामों से निपटने एवं उन्हें कम करने के लिए इन 4 देशों के संयुक्त प्रयास अंततः महत्वपूर्ण होंगे। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 14% कुपोषण का शिकार है। अगर आप इस तरीके की अपने आंसर राइटिंग में रिपोर्ट का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद व्यापार और संपर्क, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के लिए जितने भी देश हैं वो समझौते करते हैं। तो I2U2 चारों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुनः प्रेरित करने में योगदान दे सकता है। उल्लेखनीय, अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक गंतव्य है। संपर्क और कनेक्टिविटी तो है ही, आपको भी पता है कि I2U2 कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब के साथ भारत की परियोजना को बढ़ावा देगा, जो भारत से अरब प्रायद्वीप में अरब की खाड़ी से गुजरता हुआ इजराइल, जॉर्डन तक, फिर वहां से यूरोपीय संघ तक विस्तृत होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अपन इसमें देखें तो जो चाइना का CECP है उसको उसके विरोध में या कह सकते हैं और उसके अपोजिशन में इस तरीके की रोड का निर्माण या इस तरीके की कनेक्टिविटी का निर्माण भारत के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। उसके बाद भारत के लिए I2U2 का क्या महत्व है, ये यहाँ पर इस सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, भारत की पश्चिमी एशिया जो नीति है, अब तक भारत की पश्चिमी एशिया नीतियों ने मुख्यतः अरब देशों और इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक दूसरे से अलग रखने पर बल दिया है। अब भारत के पास अवसर है कि यूएई और इजराइल के साथ अपने संबंधों का अभिसरण कर सके। अब्राहम समझौते से क्या लाभ हो सकते हैं? ठीक है, अब्राहम समझौते से भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को गहरा कर सकने में यहाँ पर भारत को लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर बाजार की बात करें तो भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। सभी भारत की तरफ इसीलिए भी रुख करना चाहते हैं क्योंकि भारत उनके लिए, कोई भी देश उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, व्यापार बाजार हो सकता है। यह उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक भी है जो पश्चिम एशिया निवेशकों को आकर्षित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं भू राजनीतिक उपस्थिति को प्रोत्साहन देता है। I2U2 विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा और भारत रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से स्वयं को प्रमुख विश्व खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। पश्चिम एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय निवास करते हैं, जिसमें से केवल संयुक्त अरब अमीरात में ही 25 लाख भारतीय मौजूद हैं। वे भारत के सद्भावना दूत के रूप में अपनी स्थिति रखते हैं। पश्चिम एशिया के भारतीय समुदाय धन प्रेषण यानी रेमिटेंस के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। I2U2 के माध्यम से पश्चिम एशिया के देशों के साथ सहयोग में वृद्धि के अवाक धन प्रेषक वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में खाड़ी देशों से भारत को प्राप्त अवाक प्रेषण $38 बिलियन का रहा था। I2U2 के संबंध में चुनौतियां भी हम देख लेते हैं। तो इजराइल के लिए चुनौतियां क्या है? जहां तक शांति स्थापना और अरब इजराइल संघर्ष के समाधान का प्रश्न है तो अब्राहम समझौते को एक बड़ी सफलता माना जाता है। हालांकि इस भूभाग के अन्य देश अभी भी इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध निर्माण को लेकर
अनिश्चित बने हुए। इसके साथ ही वास्तविक धरातल पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। अरब दुनिया के साथ जो आंतरिक संघर्ष है उस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, ईरान, सऊदी अरब और सऊदी अरब के बीच शिया सुन्नी संघर्ष जारी है, जो इराक, ईरान, लेबनान, यमन में भी संघर्ष का एक प्रमुख विषय है। देशों को गुटों में बंटना अरब जगत में आंतरिक संघर्ष ईरान जैसे भारत महत्वपूर्ण साझेदार को दूसरे समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। विकसित हो रहे नए समीकरण देशों को 2 गुटों में बांटा जा सकता है, जहां एक ओर चीन, पाकिस्तान, रूस और तुर्की होंगे, जबकि दूसरी ओर भारत, इस्राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात होंगे। अब यहाँ पर मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका देखें तो भारत को चीन को लेकर भी सतर्कता रखनी होगी, जो इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। इजराइल के हाइफा बंदरगाह या फिर हाइफा पोर्ट का चीन द्वारा विस्तार किया गया है, जिसने $1.5 बिलियन से भी अधिक निवेश किया है। चीन अस्तोद पोर्ट पर भी निर्माण कर रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है। संयुक्त अरब अमीरात विश्व के उन पहले देशों में से एक था जिन्हें 5G परियोजना के लिए चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआई की सहायता मिली थी। तो यहाँ पर देखिए कि I2E2 हमारे लिए चीन को एक काउंटर करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो से, इस टॉपिक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि I2E2 भारत की जो भू राजनीतिक है उसमें कितना महत्वपूर्ण, जो मध्य पूर्व एशिया की भू राजनीतिक है उसमें कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आगे की राह देखें तो आगे की राह अवसर का लाभ उठाना। तो I2E2 सभी संबंधित देशों के लिए लाभ का सौदा है। जहां तक पश्चिम एशिया के साथ सहयोग का संबंध है, भारत को एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अगर भारत चीन को काउंटर करना चाहता है तो भारत को इस भूभाग में अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, श्रमिक, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे भारत के कई मूलभूत हित इस क्षेत्र में से संलग्न है। पश्चिम एशिया में अन्य भागीदारों को आश्वस्त करना। भूभाग के 2 देशों ईरान और मिस्र को विशेष रूप से आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है कि यह नई व्यवस्था उनके विरुद्ध लक्षित नहीं है। भारत के लिए अफगानिस्तान के वर्तमान संदर्भ में ईरान महत्वपूर्ण है। भारत को इस क्षेत्र में कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरह से चुनौतियों से निपटना होगा। मिस्र का गठबंधन के सभी 4 देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन फिर भी उसे आश्वस्त किया जाना चाहिए कि इस समूह से वह आर्थिक या राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं होगा। चारों देशों में अगर आपसी सहयोग रहेगा तो पश्चिमी एशियाई क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने की राह में कई चुनौतियां हैं जो मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर इस I2E2 से उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने I2E2 के बारे में देखा। इसमें ये देखा ये कैसे हमारे भारतीय भू राजनीतिक के लिए और भारतीय की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है चीन को काउंटर करने में, और इन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आशा करती हूँ आप यहाँ से कुछ अच्छा ही कंटेंट लेकर जाएंगे और अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।